वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज जो हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट सेकंड का जो चैप्टर आज कवर करने वाले हैं वो है मिनरल रिसोर्सेज और उनकी जो साइकिलिंग है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम मटेरियल साइकिल्स की बात करेंगे और उसमें आपकी कार्बन साइकिल हो जाएगी, नाइट्रोजन साइकिल हो जाएगी और सल्फर साइकिल हो जाएगी। तो इनके बारे में हम इन पर डिस्कशन करेंगे कि क्या होती हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या सल्फर साइकिल। तो उससे पहले आप सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर करना है जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें इस फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर का। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मिनरल रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कोई सी भी टाइप की साइकिल वो आपसे एक्सप्लेन करा सकता है। तो पहले हम मिनरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन की बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। यानी कि मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर में अकर होते हैं। वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और उनका इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे उसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की टर्म्स में। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो मेटेलिक मिनरल्स हो गए और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए। तो इंक्लूड ओर्स ऑफ द मेटल्स लाइक द आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड द गोल्ड। ये आपके मेटेलिक मिनरल्स में आ जाएंगे। और नॉन मेटेलिक की बात करें हम तो इंक्लूड मिनरल्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, जैसे कि लाइमस्टोन हो जाता है, जिप्सम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है जैसे कि कोल हो गया, एंड इंडस्ट्रियल पर्पज में जैसे आप सॉल्ट और सल्फर का यूज करते हैं। तो ये सब आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। वहीं पर एक्सट्रैक्शन एंड यूज की बात अगर हम इनकी करें तो हम मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द माइनिंग प्रोसेस। इन मिनरल्स को हम माइनिंग प्रोसेस की मदद से निकालते हैं अपनी यूज के हिसाब से, विच कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन का या इस कारण एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। एंड दे आर एसेंशियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड द एनर्जी प्रोडक्शंस। और इनका जो यूज हम करते हैं, क्यों हम इनको माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, उसमें आप इंडस्ट्री में इनका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज में आप इसका यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोयले को निकालते हैं, खान को खोद कर कोयला निकालते हैं तो उस कोयले से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सॉल्ट को निकालते हैं, सल्फर को निकालते हैं, लाइमस्टोन जिप्सम को निकालते हैं, कॉपर को निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं जिस पर केजीएफ मूवी बनी हुई है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स आप निकालते हैं और उसका इम्पैक्ट भी एनवायरनमेंट पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके रिन्यूअल बहुत जल्दी नहीं हो पाते और लिमिटेड फॉर्म में वो रहते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। मटेरियल साइकिल्स की बात करेंगे। तो मटेरियल साइकिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मटेरियल साइकिल्स ऑल्सो नोन एज बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि मटेरियल साइकिल को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं, रेफर्स टू द पाथवे थ्रू विच सब्सटेंसेस मूव विद इन द अर्थ इकोसिस्टम। मतलब साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल अगर आप बोलें तो साइकिल क्या होती है? अगर आप साइकिल को ही देखें तो एक साइकिल की बात अगर की जाए तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर मिला तो दिस दैट्स कॉल्ड द साइकिल। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो साइकिल का पहिया होता है वो गोल है, एक पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, अगर उस पर चलेंगे तो वहीं पर आप आ जाएंगे, दैट्स कॉल्ड द साइकिल। ठीक है, तो यानी कि एक पाथ है जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पर आप पहुंच जाते हैं, तो वो पाथ जो है इकोसिस्टम में वो आपका साइकिल कहलाता है। ठीक है, दीज साइकिल्स इन्वॉल्व
द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज एंड द अर्थ क्रस्ट। यानी कि ये साइकिल में इन्वॉल्व जो रहते हैं वो एक्सचेंज है मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो वही साइकिल कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और सल्फर साइकिल है। आपके सिलेबस में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ही दिए हुए हैं, है ना। लेकिन वाटर साइकिल भी क्या है, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द एटमॉस्फेयर, surface water and the underground water drained by the process like the evaporation, condension and the precipitation। यानी कि इन मेथड से आप इस वाटर को लेते हैं और इस वाटर को फिर दोबारा एनवायरनमेंट को दे देते हैं, तो वो एक साइकिल बन जाती है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, बारिश आई, बारिश का वाटर जो है वो कंज्यूम कर लिया सॉइल ने, सॉइल ने जैसे ही कंज्यूम किया वो गया कहाँ पर, अर्थ में, नीचे स्टोर हो गया। अब उस अर्थ वाटर से यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको आप मोटर के थ्रू निकालते हैं और यूज करते हैं। फिर आप उसको गर्म करेंगे और वो वेपराइज्ड होकर एनवायरनमेंट में जाएगा। तो मतलब जहां से एनवायरनमेंट से एयर मतलब रेन के माध्यम से आपका ग्राउंड वाटर पहुंचा था ग्राउंड में, तो वो आपका एक साइकिल की फॉर्म में फिर से वहीं पर पहुंच गया है। तो यही एक साइकिल होगी। ऐसे ही कार्बन है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशियन, सॉइल एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू प्रोसेस लाइक द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन। इसको हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से ये कार्बन की साइकिलिंग होती है। ऐसे ही आपकी नाइट्रोजन की साइकिल है, ऐसे ही आपकी सल्फर साइकिल है। तो इनको आगे वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कार्बन साइकिल की। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है कार्बन साइकिल। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे चारों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक तो एटमॉस्फेयर, फिर बायोस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर और फिर लिथोस्फेयर। ठीक है, तो यानी कि कार्बन एटमॉस्फेयर से बायोस्फेयर में गया, बायोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर में गया और हाइड्रोस्फेयर से लिथोस्फेयर में गया। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर घूम फिर कर आ गया, तो दैट्स कॉल्ड द साइकिल। और किसकी साइकिल है, कार्बन की, क्योंकि कार्बन एटमॉस्फेयर से आया और फिर अलग अलग स्फीयर से होकर एटमॉस्फेयर में ही चला गया। तो ये कार्बन साइकिल कहलाती है। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो वो तुरंत लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सेशन को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, तो तुरंत आप 5 से 10 सेकंड निकालकर वीडियो के लिंक को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए एज जो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं एज इट इज़, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए अब इसको हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा होगा। सनलाइट है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं आपके प्लांट्स, उन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल्स। यानी कि आपको पता है कि कार्बन जो है वो हमारे एनवायरमेंट में हर जगह लगभग 98% आपके आसपास जो चीजें हैं वो कार्बन से कंटेन हुई हुई हैं, उनमें कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी बॉडी में भी कार्बन है। तो यानी कि उसका जो साइकिल है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वही साइकिल है कार्बन की। तो जैसे सनलाइट से सन रेज आई और वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस में यूज की किन्होंने, प्लांट ने, अपना खाना बनाने में, और फिर उस प्लांट को खाया किसने, एनिमल्स ने। ठीक है, अब उन एनिमल्स का डेथ के बाद क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, वो मिल गई यहाँ पर धरती में यानी कि सॉइल में। ठीक है, फिर या फिर दब गई हैं धरती के अंदर, तो उनका बहुत समय बाद क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। और जो एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस जो प्लांट्स हैं उनसे खाना ले रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सांस भी तो ले रहे हैं ना बेटा, तो उस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है आपकी, है ना, तो वो भी एनवायरनमेंट में जा रही है ना। ऑर्गेनिक कार्बन भी आपका एनवायरनमेंट में जा रहा है। ठीक है, रूट्स रेस्पिरेशन हो रहा है, या फिर ये प्लांट्स आपके दब जाते हैं धरती के अंदर, तो बहुत समय बाद प्रक्रिया होकर ये फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में बच जाते हैं और बाद में आप इसको फिर यूज कर लेते हैं। और उनसे जो धुआं निकलता है, उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वो भी कहीं ना कहीं कार्बन उसमें इन्वॉल्व है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ,
फिर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से गया, फिर इन्होंने कंज्यूम किया रेस्पिरेशन से, यहाँ पर गई कार्बन, और अगर डेथ हो गई है तो यहाँ पर उनका फॉसिल फ्यूल बन गया, उस फॉसिल फ्यूल को आपने फिर यूज़ किया, वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली जिसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया गया। तो ये एक पूरी साइकिल बन गई है कार्बन की, दैट्स कॉल्ड द कार्बन साइकिल। आई होप इस डायग्राम से आपको एक आइडिया लगा होगा कि कार्बन साइकिल क्या है। अब इस पूरे डायग्राम को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्बन साइकिल हम एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट्स एंड द अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फिर रेस्पिरेशन, उस प्लांट को जो खा रहे हैं, और एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन दे मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इस ऑर्गेनिक मैटर को जब वो खाते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। फिर डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिज्म मैटर बाय द डिकम्पोजर्स रिलीज कार्बन बैक इनटू द सॉइल। जब वो दब जाते हैं धरती के अंदर तो वो डिकम्पोज होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स उस बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और वो फिर से सॉइल में डिकम्पोज कर देता है कार्बन को। फिर कुछ सालों बाद वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में या फिर कार्बन की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में हम उसको निकालते हैं, यूज़ करते हैं, और वहाँ से जो एमिशन होता है वो फिर से आपका एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ये एक साइकिल चल रही है, दैट्स कॉल्ड द कार्बन साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो साइकिलिंग में आपका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स द कार्बन, ठीक है। अब इसको पूरा एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। हैंड रिटन मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। जैसे आप कार्बन साइकिल की बात करें तो हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया है जिसमें कार्बन है, तो वायुमंडल में लगभग 0.03% जो है वो कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वायुमंडल से, ठीक है। वायुमंडल में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पहला प्रोसेस, पेड़ पौधों ने अपना खाना बनाया, ठीक है। उन पेड़ पौधों को किसने कंज्यूम किया? जंतुओं ने, यानी कि एनिमल्स ने, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ने जो सांस ली, जो उन्होंने श्वसन क्रिया की, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और वो वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, ये पहला स्टेप है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट, फर्स्ट और फर्स्ट। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? पेड़ पौधे जो हैं वो धरती के अंदर भी दब सकते हैं, यानी कि खराब होके, तो वो डिके हो गए हैं, उनकी बॉडी क्या हो गई है? डिके हो गई है। तो अगर पेड़ पौधों की बॉडी डिके हो गई है, या इन पेड़ पौधों को जिन जंतुओं ने, एनिमल्स ने कंज्यूम किया है वो भी मर गए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए? वो धरती में मिल गए, तो वो भी फिर यहाँ पर डिके होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे। तो दूसरा स्टेप आप ये समझ सकते हैं यहाँ से, ये प्रोसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कंज्यूम की गई, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली गई, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो जल में भी मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, है ना, यानी कि जल में मिल गया क्योंकि वहां पर एक्वेरिक इकोसिस्टम है जिसको सरवाइव करने के लिए सनलाइट की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो भी करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कहाँ पर गई? जल में मिली, ठीक है। वहां पर H2CO3 बनाया, ठीक है, यहाँ पर H2CO3 बना। अगर थर्ड प्रोसेस में हम पहुंचे तो थर्ड स्टेप में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर H2CO3 से आपका चूना पत्थर बना, है ना, चूने पत्थर से आपका निम्न भूस्खलन हुआ, है ना, निम्न भूस्खलन हुआ। तो निम्न भूस्खलन से फिर आपका कुछ समय बाद, बहुत साल जब हो जाते हैं, तो वो आपका ज्वालामुखी की फॉर्म में फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और फाइनली जब वो ब्लास्ट होता है तो वहां से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया जिससे कि आपका वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वायुमंडल में पहुंच जाती है, डिफरेंट स्टेप्स से या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेवल से होती हुई, ठीक है। अगर हम और बात करें तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जब डेड हो गए, इनकी बॉडी खराब हो गई, इनकी बॉडी मर गए ये यहाँ पर, तो बहुत समय बाद ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया था, है ना। तो जब ये मर जाते हैं और इनकी बॉडी सड़ने गलने लगती है धरती के अंदर, तो वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके, यूज करके, है ना, इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके
हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं वायुमंडल में, एनवायरमेंट में। ठीक है, तो एक स्टेप ये हो जाएगा, यानी कि अगर आप फोर्थ स्टेप को यहां पर कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आप इस कार्बन साइकिल को समझ पाए होंगे कि कार्बन साइकिल होती क्या है, बेसिकली कैसे ये काम कर रही है, कैसे आप कार्बन साइकिल को बताएंगे। क्लियर? मतलब सिंपल इज दैट ये है कि आपने वायुमंडल से जो लिया है उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट लेवल से होकर वायुमंडल में ही छोड़ना है, उसी में पहुंचाना है। दैट्स कॉल्ड द कार्बन साइकिल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये इस तरीके से आप एक आर्ट, यहाँ पर मैंने पिक्चर ली है उस आर्ट की, कैसे आपको एग्जाम में ये चीज़ें दिखानी है, शो करनी है। अगर आप इस तरीके से पिक्चर बनाएंगे और कार्बन साइकिल को शो करेंगे तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि एग्जामिनर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बेसिकली एक तो आप इस साइकिल को यानी कि इस पिक्चर को जरूर बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर आप इस तरीके से भी एक पिक्चर जरूर दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि ये आपके मार्क्स गेन करने के लिए अच्छी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, देखिए जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे और आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करके आएंगे तो आप खुद एनालाइज करना कि आप कम लिखकर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरी पिक्चर ने सारी चीज़ें समझा दी। इसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें हमें यहीं पर पता चल रही हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपने बता दिए जिससे कि आपने एक्सप्लेन कर दिया कार्बन साइकिल को। जैसे सिंपल, बस आपको डायग्राम ही तो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा, सनलाइट है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस किया इन्होंने, ऑर्गेनिक कार्बन बनाया, इसको कंज्यूम किया एनिमल्स ने। ठीक है, इन ये डेथ हुए और वो मिट्टी में मिले तो यहाँ पर फॉजल फ्यूल बना और फॉजल फ्यूल को आपने यूज़ किया, यानी कि यहाँ से फैक्ट्री से एमिशन जो निकल रहा है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वायुमंडल में पहुँचा रहा है। एनिमल्स जो जिसने प्लांट्स को कंज्यूम किया था वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जा रहा है ना। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं कार्बन साइकिल को लेकर। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं। सेम सिचुएशन नाइट्रोजन साइकिल में है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से वायोस्फेयर में, वायोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर से लिथोस्फेयर में और फिर से एटमॉस्फेयर में। दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। चैनल को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर आपको मिल रहा है तो आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल। ठीक है, कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक लिखा करें, उस पर काम किया जाएगा और बेहतर मैटर प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। मतलब नाइट्रोजन का जो साइकिलिंग है उसको समझने के लिए हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं समझेंगे, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, देन यानी कि उस नाइट्रोजन का साइकिलिंग हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, है ना। और फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। फिर उसमें जो अमोनिया हमने कन्वर्ट किया यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको हम नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं, conversion of the nitrate back into the atmospheric nitrogen by denitrification bacteria, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद नाइट्रोजन हमने लिया एनवायरमेंट से और फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमने उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया और फाइनली फिर हमने एनवायरमेंट में नाइट्रोजन की फॉर्म में ही उसको रिलीज कर दिया। तो दैट्स कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। इसको समझ लेते हैं। इस तरीके से आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। भाई एनवायरमेंट से हमने नाइट्रोजन साइकिल ली, फिर आगे प्रोसेसिंग हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ यहाँ पर जिससे कि अमोनिया में ये कन्वर्ट हुआ, फिर जब अमोनिया में कन्वर्ट हुआ तो ये पूरा प्रोसेस चला, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहीं क्योंकि कन्वर्जन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को कंज्यूम करने की अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ने उसको इस तरीके से अमोनिया इस तरीके से एसिमिलेशन यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आपके होकर फिर से आपका नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन होकर एनवायरमेंट में चला जाता है, यानी कि जहां से एटमॉस्फेयर से आया था वहीं पर आपका नाइट्रोजन पहुंच गया है नाइट्रोजन की फॉर्म में ही।
ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चल लेते हैं। तो इसको और बेहतर से समझाने के लिए मैंने फिर से एक डायग्राम इन्वॉल्व किया है, जिसमें हर एक तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है वो लगभग 78% पाई जाती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण किया जाएगा। स्थिरीकरण होता है राइबोजियम जीवाणु, जो कि दलहन फसलों की जड़ों में पाया जाता है, और इसको स्टेबलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में स्थिरीकरण बोल दिया जाता है। फिर ठीक है, इस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से क्या होगा, अमोनिया मिलेगी या अमोनियक आयन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया गया, इसका स्थिरीकरण हुआ, स्टेबलाइजेशन हुआ, किससे, जो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है उससे, और उसने कन्वर्ट किया अमोनिया में या अमोनिक आयन में। ठीक है, फिर क्या हुआ, नाइट्रीकरण किया गया, यानी कि नाइट्रिफिकेशन किया गया। नाइट्रिफिकेशन करने से क्या होगा कि पहले वो नाइट्राइट में बनेगा और फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, देन उसके बाद नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, अब इस नाइट्रेट का क्या होगा, विनाइट्रीकरण हो जाएगा। विनाइट्रीकरण होने के बाद आपको वायुमंडल में फिर से नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। अब ये विनाइट्रीकरण क्या होता है, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रेट को तोड़कर ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं और नाइट्रोजन को वायुमंडल में भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर दबे हुए बैक्टीरियाज हैं उन्हें भी तो सरवाइव करना है, उन्हें भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कहां से, नाइट्रेट से, और उसको ब्रेक करके वो ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं और नाइट्रोजन को वायुमंडल में भेज देते हैं वापस। तो ये साइकिल हो जाती है कंप्लीट। अगर हम एसिमिलेशन प्रोसेस पर जाएं, तो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप चल रहा है यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अब यहां पर फर्स्ट स्टेप आपका डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं देखूं यहां से यहां गया, तो यहां से नाइट्रोजन वायुमंडल से ली गई, इस पूरे पाथ को फॉलो करती हुई नाइट्रोजन आपकी फिर से वायुमंडल में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इस नाइट्रेट का ही एसिमिलेशन कर दिया जाए, यानी कि स्वांगीकरण कर दिया जाए, तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस बन जाता है। यानी कि यहाँ से हम आए, दूसरे प्रोसेस को फॉलो किया यहाँ से, फिर उसका एसिमिलेशन होने के बाद पेड़ पौधे उसको लेते हैं, यानी कि पौधे एनिमल्स उसका यूज करते हैं। उस एसिमिलेशन यानी कि नाइट्रेट का एसिमिलेशन होने के बाद नाइट्रोजन की फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं और फिर उसको वायुमंडल में भेज देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप यहां पर सेकंड प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है, वो कैसे होता है देखिए, एक तो ये हो गया कि वो वहां पर वेस्टेज के थ्रू नाइट्रोजन का उत्सर्जन कर देते हैं, या फिर जो आपके पेड़ पौधे जंतु होते हैं तीसरे स्टेप में अगर वो मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो वो मिट्टी में मिलेंगे, फिर वो अमोनिफिकेशन होगा। मिट्टी में मिलने के बाद, सॉइल में मिलने के बाद उनका क्या होगा, अमोनिफिकेशन हो जाएगा, और अमोनिफिकेशन होने के बाद फिर से वो वायुमंडल में नाइट्रोजन का उत्सर्जन हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड पोजीशन, यानी कि थर्ड स्टेप में अगर आप इसको समझें, थर्ड मेथड में अगर आप समझें, तो नाइट्रोजन जहां से आई थी वो वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया नाइट्रोजन साइकिल का। तो आप इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप डायग्राम पर विशेष ध्यान देंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर वही नाइट्रोजन साइकिल में फिर से डायग्राम में बताई गई है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रहा है, यहाँ पर डी नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, लाइटिंग इस तरीके से यहाँ पर है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज इसको NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, अमोनिफिकेशन हो रहा है। ये जो वेस्ट यहाँ पर एनिमल्स का है, प्लांट्स का है, तो ये पूरा प्रोसेस में नाइट्रोजन इधर से गया और साइकिल्स, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स को बनाते हुए उसने फिर से वायुमंडल में नाइट्रोजन को ट्रांसमिट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? जिन बच्चों ने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है, सेशन को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनकी तो बहुत ही गलत बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर मिल रहा है, तो एक आप जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको तो जरूर दबा ही सकते हैं। ठीक है, उसके भी कोई पैसे नहीं लगेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं सल्फर साइकिल पे। ये जो आपके सिलेबस में साइकिल्स दी हुई हैं, इसमें लास्ट टॉपिक है सल्फर साइकिल, है ना।
तो सल्फर साइकिल में भी वही होना है, सल्फर का एटमॉस्फेयर से वायोस्फीयर में, वायोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर में, और फाइनली फिर एटमॉस्फेयर में ही आपको सल्फर को ट्रांसमिट करना है। दैट्स कॉल्ड द सल्फर साइकिल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पर समझ लेते हैं कि सल्फर का क्या रोल है प्लांट्स में, है ना, और फिर उसी से आपकी रिसाइकिल हो जाएगी, यानी कि सल्फर वायुमंडल से कंज्यूम होगा, प्लांट्स यूज करेंगे और फिर उसको फाइनली पहुंचा देंगे वायुमंडल में ही। तो जैसे सल्फर का यूज होता है, यानी कि सल्फर क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ मैनी अमोनियो एसिड, अमीनो एसिड का एक कंपोनेंट है आपका सल्फर, तो इसलिए जरूरी है प्लांट्स के लिए। इट प्ले ए रोल इन द फोटोसिंथेसिस, जिससे कि प्लांट्स आपका अपना खाना बनाते हैं, उसमें एक रोल अदा करता है आपका सल्फर, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द प्यूरिफायर्स प्लांट, प्यूरिफायर्स प्लांट्स के लिए भी ये जरूरी है। आगे, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द लेगम्स, यानी कि उनकी जड़ों के, उनके ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन इट एक्टिवेट्स इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स एंड द कोएंजाइम्स इन द प्लांट्स, ये प्लांट्स में एंजाइम्स को मतलब एक्टिव करने के लिए भी मदद करता है। फिर इट इज एसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग अप सीड रिजर्व्स, यानी कि सीड्स को बिल्ड करने में, रिजर्व करने में, और सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स के में भी आपका सल्फर का योगदान रहता है प्लांट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाएगी आपकी सल्फर की प्लांट के अंदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्लांट के लिए सल्फर क्यों जरूरी है। ठीक, और वहीं पर हम और बात करें सल्फर की इंपॉर्टेंस की, तो सल्फर इज वेरी वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है सल्फर। इट इज द 10 मोस्ट एबुडेंट मिनरल्स इन आवर बॉडीज। इट कंटेंट्स ऑफ 0.25% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये जो सल्फर होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी वेट का 0.25% होता है। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ टू ब्रेन फंक्शनिंग एंड ग्रेट टू द हेल्थ, यानी कि इसका जो रोल है मतलब ब्रेन के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे, इट हेल्प्स टू रिपेयरिंग डीएनए एंड ऑल्सो मेटाबॉलिज्म फूड इन आवर बॉडी, और ये हेल्प करता है रिपेयर करने में डीएनए को और मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड हमारी बॉडी के अंदर। ये इंपॉर्टेंस हो जाती है किसकी, सल्फर की ह्यूमन बॉडी के अंदर। आगे, इट हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में भी एंजाइम के रिएक्शंस के लिए सल्फर का होना जरूरी है। तो यानी कि प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, ह्यूमन्स बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो यानी कि जब ये सारी प्रक्रियाएं प्लांट्स और ह्यूमन बॉडीज में होती हैं, तो वो आपका सल्फर जो कंज्यूम किया जा रहा है वायुमंडल से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्रोत से, प्लांट्स से, है ना, कंज्यूम करके ह्यूमंस, या फिर फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो जहां से हमने कंज्यूम किया वो पूरा प्रोसेस फिर से वही हो जाएगा। अगर ये थिंग्स मर जाती हैं तो वो फॉसिल फ्यूल्स बनाएंगी, जिसको बर्न करके कहीं ना कहीं हम सल्फर को फिर से वायुमंडल में पहुंचा देंगे, है ना। तो इस तरीके से उन सभी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स से होकर आपका सल्फर वायुमंडल से फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्टेप्स को फॉलो करता हुआ। क्लियर हुआ? आई होप सल्फर साइकिल क्या होती है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। ये सल्फर साइकिल को डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर SO2 या फिर H2S की फॉर्म में इन द एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। यहाँ पर रेन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वेदरिंग ऑफ द रॉक इस तरीके से, और यहाँ पर ज्वालामुखी फट रही है। वो सब प्रोसेस से आपका सल्फर एनवायरमेंट से इन्वॉल्व रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, जैसे सल्फेट इन द वाटर रहता है, सल्फाइड इन द सेडिमेंट्स, जो नीचे जो
मिट्टी होती है, जब नदी गुजरती है उसके नीचे जो रहती है ना, फिर अगर वो चीज़ें मतलब मृत हो जाती हैं तो फॉसिल फ्यूल में भी रहता है ना, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, है ना। जैसे प्लांट्स को ये खा लेते हैं और यहाँ से आपका फर्टिलाइजर्स में वाटर का रन ऑफ किया जाता है ना, SO सल्फेट यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के थ्रू और फिर लिंचिंग के थ्रू। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से आपका सल्फर्स जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और फिर वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे आप इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ से आपकी जो गैस निकलेगी, वहाँ से जो पॉल्यूशन होगा वो सल्फर को कंटेन किए होगा और वो एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। तो ये आपका सल्फर साइकिल हो जाती है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब सल्फर ऑक्साइडेशन यानी कि सल्फर साइकिल जो है उसको समझ लेते हैं। पहला सल्फर ऑक्साइडेशन यानी कि सल्फर का ऑक्साइडेशन किया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ द एलिमेंट्स सल्फर और सल्फाइड मिनरल्स इनटू द सल्फेट। फिर सल्फर रिडक्शन होगी, रिडक्शन ऑफ द सल्फेट टू हाइड्रोजन सल्फाइड और एलिमेंटल सल्फर, यानी कि सल्फर का रिडक्शन होगा, मतलब सल्फेट टू हाइड्रोजन सल्फाइड और द एलिमेंटल सल्फर। फिर सल्फर का मिनरलाइजेशन भी किया जाता है, रिलीज ऑफ द सल्फर बैक इनटू द सॉइल ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सल्फर साइकिल चलती है, जिसमें आपका सल्फर का ट्रांसफर होता रहता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इन इंपॉर्टेंस क्या है इन साइकिल्स की, वो हम समझते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ द साइकिल इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने देखा कार्बन साइकिल देख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल देख लीजिए, या फिर सल्फर साइकिल देख लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, उस ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड है तो उसको भी जरूरत होगी, वो भी उसको कंज्यूम करेगा, फिर ट्रांसफर होगी तीसरे पर, फिर ट्रांसफर होगी चौथे पर, फिर ट्रांसमिट होगी एटमॉस्फेयर, है ना। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में। Material cycle are crucial for the functioning of the ecosystem, providing necessary elements for life। यानी कि मटेरियल साइकिल बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ट्रांसफर करती है। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। द कार्बन साइकिल इन पर्टिकुलर प्ले एक सिग्निफिकेंस रोल इन द रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट। यानी कि आप देख रहे होंगे कि कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, तो वो हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देगा। तो यानी कि क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये साइकिल्स, मिनरल साइकिल्स, है ना। और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, एंथ्रोफोनिक एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, कंट्रीब्यूट टू द अल्टरनेशन इन द मटेरियल साइकिल्स। ह्यूमंस जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं मटेरियल साइकिल्स में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेशली द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड द इम्पैक्ट द क्लाइमेट। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी जो कि फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, उनको बर्न कर रही हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस वजह से आपका जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, इस टॉपिक पर हम यूनिट नंबर 4 में डिटेल में बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज पर, तो ये आपने समझा। मिनरल्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल्स मटेरियल साइकिल्स क्या हैं, 3 साइकिल आपके सिलेबस में हैं, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। तीनों को मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको क्लियर भी हुए होंगे। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ साइकिल को समझा और ह्यूमन के इम्पैक्ट क्या होते हैं इन साइकिल्स पर, उनको हमने जाना। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर करके बताएं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर किया करें, पूरी वीडियो देखकर आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, कोई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है ना। क्योंकि आप लोग नहीं बताएंगे, आप लोगों को ही मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों के लिए ही वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं। अगर आप लोग ही सजेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग ही नहीं एनालाइज करके बताएंगे, तो फिर और बेहतर चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, शेयर अगर अभी तक नहीं किया था स्टार्टिंग में, तो अब जाकर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा
लेक्चर्स को शेयर करें जिससे कि सभी बच्चों तक हमारी रीच पहुंच सके और हम मैटर को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन भी है, आपको कोई पैसा नहीं देना है चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे यूनिट सेकंड के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।